फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, क्लास 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसका हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, आज की वीडियो में। तो सबसे पहले जानना जरूरी है मेरे लिए कि डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन दो तरीके से जैसे ले लो, एक तो होता है ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से समझना एक एक चीज को, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, और आप अगर एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे तो आपको किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक और हमारा दो डिसोल्यूशन है, एक पार्टनरशिप और एक पार्टनरशिप फर्म। हमारा जो चैप्टर है वो किस बेस्ड पे है? पार्टनरशिप फर्म। अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप में होता है जब कोई एग्रीमेंट खत्म होता है, जब कोई एग्रीमेंट खत्म हो रहा होता है, कोई पार्टनरशिप खत्म हो रही होती है, तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट कैसे खत्म होता है पार्टनरशिप? जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है पार्टनर्स में, तो हम एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन को कोई पार्टनर नहीं मान रहा तो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब एग्रीमेंट तो खत्म होता ही है, साथ ही साथ हमारी फर्म भी खत्म होती है, फर्म भी क्लोज होती है, ठीक है। अगर फर्म क्लोज होगी तो कुछ चीजें हैं जिनका क्या करेंगे। अब हमारी फर्म की कुछ लायबिलिटीज होंगी, कुछ एसेट्स होंगी, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट होंगे, कुछ ईपीएफ होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो उन सबका क्या होगा। चलो देखो, सबसे पहले जो लायबिलिटीज हैं, हमारी जो लायबिलिटीज हैं उनका क्या होगा। जो लायबिलिटीज हैं ये पे ऑफ होंगी, मतलब हमें पे करनी है, हम पे करेंगे, ठीक है, पे ऑफ। जैसे कि हमारे कुछ क्रेडिटर्स हैं, कुछ बीपी है, बीपी मीन्स बिल्स पेबल, ठीक है, कुछ लोन है, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये सब हम पे करेंगे जब हमारी फर्म खत्म होगी उस टाइम। और हमारी कुछ एसेट्स भी होती हैं, तो एसेट्स क्या होती हैं, हमें सारी की सारी सोल्ड करनी पड़ती हैं, सोल्ड आउट, बेचेंगे, ठीक है, सबके सब बेचेंगे। अब जो एसेट्स हैं ये भी दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट और दूसरी होती है नॉन टेंजिबल एसेट, ठीक है। जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उसमें क्या होता है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल में क्या होता है, ऑलवेज टू बी सोल्ड, ऑलवेज टू बी सोल्ड, मतलब ये बिकेंगी सारी की सारी, ठीक है। और नॉन जैसे कि हमारी किसी, मान लो मशीनरी की कोई वैल्यू लगी हुई है तो उसे उस वैल्यू में बेच देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी मशीनरी की वैल्यू 5 लाख लगी हुई है तो हम उसे 5 लाख में सोल्ड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरा वहां साइलेंट है, मतलब कोई वैल्यू नहीं लगी है, तो क्या होगा, मैं उस मशीनरी को, उस अपनी एसेट को बुक वैल्यू पे सोल्ड कर दूंगी। और दूसरा होता है मेरी नॉन टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स में जैसे कि क्या आ गई हमारी गुडविल। अगर हमारी गुडविल, अगर हमारे नाम, जो हम अपना नाम बिक रहा है हमारा, ठीक है, हमारी गुडविल जो बिक रही है, अगर उसका भी कोई प्राइस लेवल डिसाइडेड है कि मार्केट में इसका इतना प्राइस मिल रहा है मेरे नाम का, तो मैं उसे उसमें सोल्ड करूंगी। अदरवाइज उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। आगे अब हमारे कुछ कैपिटल्स होंगी, जब मेरी क्लोज होगी, मेरी फर्म क्लोज हो रही है, तो मेरी कुछ क्या होगी, कैपिटल, जिसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेटलमेंट। मैं उसे किसी भी तरह से पार्टनर्स के बीच में सेटल कर दूंगी उनकी रेशियोज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या होता है, ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इससे क्या होगा, ये भी पेड होगा, ये भी मैं एम्प्लॉयज को पेड कर दूंगी। जब मेरी कंपनी नहीं रही तो मैं ईपीएफ को क्या करूंगी, वो पेड हो जाएगा। दूसरा होता है मेरा एक और बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा पेड हो जाएगा। आई समझ में। अब ऐसे ही हमारे कुछ आते हैं रिजर्व्स, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। उनका क्या होगा, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इक्वली या फिर उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आई समझ में। जब हमारी कंपनी क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, तो मेरी लाइबिलिटीज जो मुझे पे करनी पड़ेंगी, जिसमें मेरे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, वो सब लोन वगैरह आएंगे। एसेट्स जो है वो मुझे बेचनी पड़ेगी, अगर मार्केट में उनकी कोई वैल्यू है तो वो उस वैल्यू पे जाएगा, अदरवाइज उनकी बुक वैल्यू पे सोल्ड करूंगी। रिजर्व्स और सरप्लस जो है वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैपिटल है उनकी सेटलमेंट करूंगी अपने पार्टनर्स की रेशियोज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ईपीएफ है, ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो भी पेड होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पेड होगा, ये सब मुझे पेड करना है। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये सारा प्रोसेस करने में कुछ खर्चे होते हैं। आई समझ में। ये सारा प्रोसेस करने में कुछ खर्चे होते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे प्रोसेस करने में जो खर्चे होंगे उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। रियलाइजेशन, जब कोई भी फॉर्म डिसॉल्व होती है तो ये सारा काम होता है। तो सारा काम जो खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब जो फर्म होगी, सुनो, अब हमारा रियलाइजेशन जब अकाउंट बनेगा तो उसमें क्या क्या मेंशन होगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में मुझे कौन कौन सी चीजें देखनी है। सबसे मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा मेरा जब कोई भी फर्म डिसॉल्व होगी, यानी कि खत्म होगी, कुछ भी हो रहा होगा, तो वहां पे क्या क्या बनाना पड़ेगा हमें। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, और चौथा बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स करेंगे कि बैलेंस शीट क्यों नहीं बनी। अरे बैलेंस शीट क्यों बनेगी, जब मेरी फर्म ही खत्म हो रही है तो बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती। तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, अब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ, उसका कंसेप्ट, उसे कैसे बनाना है। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें क्या क्या आता है देखो, मैं आपको समझा दूं। अब इसमें
डेबिट साइड आएगा जितने मेरे एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, और क्रेडिट साइड आता है जितने मेरी इनकम एंड इनकम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरी कुछ अपनी कंपनी की पहले से कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी जो मुझे क्वेश्चन में मेंशन होंगी। बैलेंस शीट मुझे क्वेश्चन में बनी हुई मिलेगी, ठीक है, इस तरह से, जिसमें इस साइड तो लाइबिलिटीज होंगी, इस साइड एसेट्स होंगी। मुझे क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, यहाँ पे जो एसेट्स है, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, उन सबको यहाँ पे 2 करके ट्रांसफर करना है, चाहे वो जितनी भी एसेट्स हैं। इसमें याद रखने वाली बात है, जो मेरे डेटर्स मैं यहाँ पे लिखूंगी, जो मैं अपने डेटर्स यहाँ लिखूंगी अपनी एसेट के अमाउंट से, अपनी एसेट से डेटर्स लेके जो यहाँ ट्रांसफर करूंगी, वो डेटर्स का अमाउंट ट्रांसफर करूंगी जो बिफोर होगा प्रोविजन से। मतलब प्रोविजन से पहले मेरे पास जो डेटर्स होंगे वो, यानी कि डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? जो बिफोर प्रोविजन, प्रोविजन से पहले जो डेटर्स होंगे वो यहाँ मेंशन होंगे, ठीक है। इसमें गुडविल भी इंक्लूड होगी। यहाँ पे गुडविल 0 शो नहीं करनी है। यहाँ पे अगर मुझे एसेट में गुडविल गिवन है तो यहाँ पे गुडविल आएगी। इसके अलावा इधर जो मेरी लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि मेरी कैपिटल, क्रेडिटर्स, तो क्या करना है, कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल का अपना एक अकाउंट बनेगा जिसकी सेटलमेंट वहां होगी, तो उसे इंक्लूड नहीं करना। क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे, आगे जो भी हमारे जनरल रिजर्व्स होंगे, लोन्स होंगे, वो सब यहाँ ट्रांसफर होगा। इसके बाद अगला स्टेप आता है, जो बैलेंस शीट के बाद मुझे एडजस्टमेंट्स दी होंगी कि मैंने अपना स्टॉक इतने का बेच दिया, इतने प्रॉफिट पे बेच दिया, या इतने लॉस पे बेच दिया, या इस अमाउंट पे बेच दिया। तो सभी एसेट्स की जो एडजस्टमेंट होगी वो एडजस्टेड एसेट्स इस तरफ आ जाएंगी, और जो लाइबिलिटीज एडजस्टेड होंगी, जैसे क्रेडिटर बढ़ गए या कम हो गए, वो इस साइड आ जाएंगी, एडजस्टेड लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके अलावा जो भी बैलेंस टोटल करेंगे, जो भी बैलेंस मेरे पास बचेगा, ठीक है, अगर मेरी इस ये साइड बड़ी आ रही है, मतलब इसका अमाउंट हमारे पास ज्यादा आ रहा है, तो इस साइड मेरा 2 प्रॉफिट करके यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको इरेज कर रही हूँ, एडजस्टेड लाइबिलिटीज, ठीक है। अगर मेरी ये वाली साइड छोटी है तो यहाँ प्रॉफिट करके जितने भी पार्टनर्स हैं A, B, C, उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अगर ये वाली साइड का बैलेंस छोटा आ रहा है तो यहाँ पे बाय लॉस करके जितने भी पार्टनर्स हैं A, B, C, उसमें वो अमाउंट उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रियलाइजेशन का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कल मैं रियलाइजेशन का जर्नल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपसे डिस्कस करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपका कोई भी माइंड में क्वेरी हो इस रियलाइजेशन अकाउंट को लेके, तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर शेयर करो। मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपसे आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।